जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। तो ये मैनिया का हम थोड़ा-सा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आते हैं अब डिप्रेशन के ऊपर। तो डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर जैसे डिप्रेशन को हमने बड़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया डिप्रेशन को, और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए डेफिनेटली मतलब देयर शुड हैव टू बी एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ मैनिया बिफोर डिप्रेशन टू डायग्नोज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो एक प्रीवियस एपिसोड हो, मैनिक एपिसोड हो, और फिर डिप्रेशन के अंदर जो साइन सिम्टम्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं कि जी ऐसा पेशेंट जो है डिस्फोरिक होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड के अंदर होता है, डिस्पैरिंग होता है, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजर, एनहेडोनिया होता है कि जी लॉस्ट ऑफ प्लेजर इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, नेगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ एंड अबाउट अदर्स, अबाउट फ्यूचर। ठीक है जी, अपने फ्यूचर के हवाले से, लाइफ के हवाले से, मतलब टोटली द पेशेंट बिकम्स पैसिमिस्टिक अबाउट लाइफ और इवेंट ऑफ द लाइफ। फटीग ज़्यादा होती है, जैसे मैनिया के अंदर कोई फटीग नहीं होती थी, ज़्यादा एनर्जी होती थी, इसके अंदर फटीग ज़्यादा है, डिक्रीज एपेटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है, इंसोमनिया है, डिक्रीज लिबिडो है, डिक्रीज सेक्स ड्राइव है, सेक्स सुसाइडल प्री ऑक्यूपेशन है। ठीक है जी। ऐसे पेशेंट के अंदर जो है कॉमनली बहुत ज़्यादा मतलब बार बार उनको मतलब इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं सुसाइड की, क्योंकि वो होपलेसनेस, वर्थलेसनेस के शिकार हो चुके होते हैं। अच्छा जी। और इसके अंदर एजिटेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस के अंदर पेशेंट के अंदर मूवमेंट रिटार्डेशन होती है, और ऐसे पेशेंट ना अपना ख्याल रखते हैं, ना अपने खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते पेशेंट, और बिल्कुल मतलब मूवमेंट रिटार्डेशन की जी अपने लिए एक छोटा सा काम करना कि उठ करके मतलब दरवाज़ा बंद करना, खिड़की बंद करना, अपने लिए कोई चीज़ उठाना, पानी उठाना, ये चीज़ें जो है वो पेशेंट के लिए बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा, पेशेंट को एक बड़ा लगता है कि जी कोई मतलब एक बड़ा मुहिम करने जा रहा है, तो नहीं कर सकता पेशेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जी मूवमेंट रिटार्डेशन अक्सर होती है, और कभी कभार पेशेंट एजिटेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं एजिटेटिव डिप्रेशन। तो एजिटेटेड डिप्रेशन के अंदर पेशेंट एजिटेटेड होता है, वर्बली ज़्यादातर एजिटेटेड होते हैं, मूवमेंट वाइज तो नहीं होते, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस मूवमेंट रिटार्डेशन होती है। कभी कभी पेशेंट एजिटेशन के शिकार हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और अनयूजुअल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस मूवमेंट रिटार्डेशन। अच्छा जी, कमिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर की जी इट इज़ अ क्रोनिक मूड सिंड्रोम दैट मैनिफेस्ट एज अल्टरनेटिंग एंड रिकरिंग मूड एपिसोड्स थ्रू अ पर्सनस लाइफ। ठीक है, दैट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, और इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस इट एग्जिस्ट फॉर लाइफ स्पैन के ऊपर ये चूँकि होता है, तो क्रोनिक कंडीशन है और ज़्यादा अरसे के लिए चलता है। तो मतलब इसके अंदर रिकरिंग मूड एपिसोड्स होते हैं। अब वो रिकरिंग मूड एपिसोड क्या है कि मतलब कभी डिप्रेशन आता है, फिर उसके बाद मैनिया आता है, फिर हो सकता है कि यूथेमिया हो बीच में, लेकिन फिर से जो है पेशेंट इन अल्टरनेटिव स्टेट से गुजरता है। अच्छा जी, अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड्स आर कैरेक्टराइज बाय मैनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन इन कंकरेंट मैनिया एंड डिप्रेशन, मिक्स्ड एपिसोड जिसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। अब ये हमारे पास बनाती हैं सारी चीज़ कि अब वो अल्टरनेटिंग या रिकरिंग मूड एपिसोड्स क्या होंगे। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैनिया या हाइपोमेनिया और डिप्रेशन, या कंकरेंट एक साथ मैनिया और डिप्रेशन के, मतलब थोड़े टाइम के अंदर पेशेंट जो है वो ब्लू फील कर रहा होगा, सैड फील कर रहा होगा, द नेक्स्ट मोमेंट ही विल बी हाई इन द स्काई। ठीक है जी, एंड द अदर मोमेंट ही विल बी डीप इन टू द डम्प्स। तो these kind of mood episodes frequently happens within a span of शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उन ऐसे एपिसोड्स को हम कहते हैं मिक्स्ड एपिसोड्स।
लेकिन मोस्टली क्या होता है कि या तो मैनिया अल्टरनेट करेगा डिप्रेशन के साथ, हाइपोमेनिया अल्टरनेट करेगा डिप्रेशन के साथ, या इसके अंदर हाइपोमेनिया अल्टरनेट करेगा डिस्थेमिया के साथ। तो आगे हम टाइप्स के अंदर फिर डिस्कस करेंगे कि जी जब हमारे पास मैनिया अल्टरनेट करेगा मेजर डिप्रेशन के साथ तो उसको फिर हम बाइपोलर 1 कहते हैं, हाइपोमेनिया करेगा मेजर डिप्रेशन के साथ तो बाइपोलर 2 है, और अगर हमारे पास हाइपोमेनिया डिस्थेमिया के साथ अल्टरनेटिवली आ रहा है तो फिर उसको हम कहते हैं साइक्लोथेमिया। ठीक है, तो ये या बाइपोलर 3 उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और बीच में अगर इनको ये अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड की जी डिप्रेशन के अंदर है, फिर उसके बाद हो सकता है कि पेशेंट नॉर्मल मूड के अंदर आ जाए और फिर उसके बाद मैनिया के अंदर चला जाए, और वाइस वर्सा इस तरीके से हो सकता है। अच्छा जी, बाइपोलर डिसऑर्डर, अच्छा ये टाइप्स नहीं है बाइपोलर डिसऑर्डर की, मतलब दीज आर बेसिकली द करंट डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट कि जी आपके पास सपोज एक पेशेंट है और एक कंडीशन के अंदर है, सपोज हॉस्पिटलाइज है, किसी क्लिनिक के अंदर है, तो वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी डायग्नोस्ड इन ईदर वे, मीन के पेशेंट कैन बी डायग्नोज एदर बाइपोलर मैनिक, मीन कि जी इसकी डायग्नोज इस तरीके से होती है कि जी BAD बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, और फिर स्लैश में आप लिख लेते हैं, ठीक है जी, ब्रैकेट में आप लिख लेते हैं करंटली मैनिक, मीन कि जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ इन अ फेज ऑफ मैनिया, और you can diagnose the patient as BAD करंटली डिप्रेस्ड कि जी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, करंटली जो है डिप्रेशन के अंदर है या मिक्स के साथ है। दो साइक्लोथेमिया इज़ अ टाइप ऑफ डिप्रेशन, लेकिन बाकी जो है वो हम बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन जो मैनिक है और डिप्रेस्ड है ये मतलब डायग्नोस्टिक फीचर्स है। अच्छा जी, बाइपोलर डिसऑर्डर की जो टाइप्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स है हमारे पास, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और बाइपोलर 3, और उसको हम साइक्लोथेमिया कह सकते हैं। अच्छा, अब बाइपोलर 1 क्या है कि मैनिया अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन, अब इसके अंदर मैनिया होगा, मीन के मैनिया हमारे पास क्या है, इसके अंदर हाइज है, लेकिन हाइज के अंदर जो इनके साइन सिम्टम्स है ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा सिवियर है, जब ये अल्टरनेट करते हैं मेजर डिप्रेशन के साथ, मीन के जब मैनिया दोनों पोल्स हमारे पास स्ट्रॉन्गर है कि मैनिया भी स्ट्रॉन्गर है मेजर डिप्रेशन भी, तो अगर मैनिया अल्टरनेट करता है डिप्रेशन के साथ तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं बाइपोलर 1। अच्छा, बाइपोलर 2 जब हमारे पास हाइपोमैनिक एपिसोड्स होते हैं और वो अल्टरनेट करते हैं डिप्रेशन के साथ, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं हाइपोमैनिक। अब हाइपोमैनिया के सिम्टम्स मैनिया से कम होते हैं, अब आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि हाइपोमैनिया के अंदर ऑलमोस्ट सेम वही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर साइकोटिक फीचर्स नहीं होते, जैसे डिल्यूजन्स है या फिर मतलब डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग पैटर्न है या फिर हेलुसिनेशंस वगैरह का हो जाना है, तो ये चीज़ें पेशेंट्स को नहीं होती हाइपोमैनिक जो हाइपोमैनिया के अंदर होते हैं। तो जब हाइपोमैनिक एपिसोड मेजर डिप्रेशन के साथ अल्टरनेट करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं बाइपोलर 2, मीन कि जी एक पोल वीक है, मीन हाइपोमैनिक जो है लेस सिवियर है और मेजर डिप्रेशन के साथ अल्टरनेट करता है। नेक्स्ट है साइक्लोथेमिया, हाइपोमैनिक एपिसोड्स अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन। अब इसके अंदर क्या है कि जी दोनों पोल्स आपकी मतलब इक्वली वीक है, ठीक है, हाइपोमेनिया लेस सिवियर एंड अल्टरनेटिंग विद डिस्थेमिया। डिस्थेमिया हमने डिप्रेशन के टाइप्स के अंदर डिस्कस किया था कि अ टाइप ऑफ डिप्रेशन जिसका हमारे पास ड्यूरेशन जो है मोर देन 2 years होता है, बट द साइंस एंड सिम्टम ऑफ दैट डिप्रेशन और लेस सिवियर। तो अब साइक्लोथेमिया के अंदर देखें तो दोनों पोल्स हमारे पास लेस सिवियर हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंस एंड कोमोर्बिडिटी, अब क्या है कि 1.2 to 3% मीन 2.5% एवरेज जो है बाइपोलर डिसऑर्डर पाया जाता है, और डिपेंड करता है एज ग्रुप के ऊपर भी, और लेकिन जनरली इसका जो प्रेवलेंस है 1.2 to 3% है। और कोमोर्बिडिटी क्या हो सकती है कि इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो एक कोई कोमोर्बिडिटी साथ में होती है, जिस तरीके से सब्सटेंस अब्यूज़ है, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु यूज़ कोकेन और हु यूज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग ऑफ
दिस टाइम, और वो है आइस। ठीक है, तो जब आइस लोग यूज़ करते हैं या फिर कोकेन यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की चांसेस ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो कि हमारे पास नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, हिस्टेरियनिक पर्सनालिटी के साथ है तो ज़्यादा चांसेस है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स अगर साथ में किसी को है तो मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर और ये चीज़ें साथ में को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के अंदर हमारे पास क्या है कि जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के अल्टरेशन, जिस तरीके से नॉरेपिनेफ्रिन इंक्रीज़ हो जाता है, डोपामीन इंक्रीज़ कर जाता है और सेरोटोनिन डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामीन स्पेशली इंक्रीज़ कर जाते हैं मैनिक फेज़ के अंदर। 5-HT या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, डिप्रेशन के अंदर कम हो जाता है। फिर न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एड्रेनल एक्सिस, ठीक है जी, HPTA एक्सिस। ठीक है, अगर HPTA एक्सिस के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है जी, अब सपोज़ हमारे पास हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर हमारे पास कम रिलीज़ होता है, ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है CRH हमारे पास, ACTH हमारे पास फिर कम रिलीज़ होगा पिट्यूटरी से, फिर इस तरीके से हमारे पास जो है कम हमारे पास थायरॉक्सिन बनेगा, और इस तरीके से हमारे पास पेशेंट हाइपोथायराइड हो जाएगा। और मोस्टली हाइपोथायराइड पेशेंट हमारे पास क्या होते हैं, डिप्रेशन के अंदर होते हैं। वाइस वर्सा अगर हमारे पास ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो फिर हमारे पास ज़्यादा हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, और साथ साथ में फिर पेशेंट मैनिया की तरफ जा सकता है। इस तरीके से अगर कोई सपोज़ एड्रेनल के साथ कोई मसला है, एड्रेनल ग्लैंड के साथ कोई मसला, सपोज़ हम कहते हैं कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है, कोई मतलब सिम्पैथेटिक क्राइसिस है किसी भी एंडोक्राइन फैक्टर की वजह से, तो उन सिचुएशंस के अंदर आपके कैटेकोलामाइंस ज़्यादा होंगे। कैटेकोलामाइंस के ज़्यादा होने का इनडायरेक्टली मकसद क्या है कि द पेशेंट माइट डेवलप मैनिया। ठीक है जी, फिर न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स के अंदर डिसरेगुलेशन एंड न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स, जेनेटिकली अगर आप प्री डिस्पोज है, माइलिन डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इन सिचुएशंस के अंदर डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स जो है में प्रोड्यूस एक्सेसिव डोपामीन एंड नॉरेपिनेफ्रिन विच कैन लीड टुवर्ड्स मैनिया एंड फाइनली इनटू डिप्रेशन। ठीक है जी, सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर क्या क्या है, रिसर्च फाइंडिंग्स के जी क्या क्या हो सकता है। फिर उसके अंदर ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर बात की जाती है कि जी ऐसे लोग जिनके अंदर एजुकेशन कम होती है तो उनके अंदर फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ऐसे ऑक्यूपेशन जिसके अंदर जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी सपोज़ हम कहते हैं कि जी कोई मतलब कॉपर इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, कॉपर डिपोजिशन हो जाती है बॉडी के अंदर, विल्सन डिजीज़ हो जाती है ऐसे लोगों को, तो उनको फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ज़्यादा एक्सासरबेट हो या उनको डेवलप हो। फिर हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस, जाहिर सी बात है जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तो फिर उनको डिप्रेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर क्रिएटिविटी के अंदर ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि जी ऐसे लोग जो कि ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हों। फिर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर जिस तरीके से हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशंस, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बचपन के अंदर हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशंस के साथ होते हैं, उनको कोई मतलब रोकने वाला नहीं होता, और फिर बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर मतलब वो मतलब कैथारसिस करते होते हैं। फिर या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अदरवाइज़ भी हो सकती हैं कि मतलब कोई फेलियर, कोई ब्लॉक्स मतलब उनकी गोल्स के अंदर एट दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंटल एज अगर हो तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ लेकर के जा सकती हैं, और फिर अगर वो ज़्यादा सुपरसीड हो तो फिर मैनिया की तरफ लेकर के जाती हैं और कंकरेंटली डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर कॉज कर सकती है।
अच्छा जी, अब साइन सिम्टम्स या असेसमेंट के अंदर आप देख लीजिएगा हाइपोमेनिया का। अब हाइपोमेनिया के अंदर क्या होता है कि जी जो पेशेंट होता है वो टॉक्स एंड जॉक्स इंसेसेंटली, ठीक है जी। ऐसे लोग जो है अनस्टॉपेबल होते हैं, ठीक है जी। बातें करते हैं और मतलब जॉक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा जॉक्स करते हैं और नॉन स्टॉप होते हैं और मतलब वो चाहते हैं कि जी लाइफ ऑफ द पार्टी हो, ठीक है। और हमेशा से कांस्टेंट अटेंशन उनको चाहिए होती है कि हर वक्त जो है वो बातें करें और लोग उनको सुने। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स के ऊपर प्रेशर ऑफ स्पीच होता है, कोई वो आपको सुनता ही नहीं है और ख़ुद बस बातें करते हैं। ट्रीट्स एवरी वन विद फेमिलैरिटी ऑफ अनक्रूड, ठीक है जी। ऐसे लोगों के अंदर जो है एक वो होता है कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा। और हर एक इंसान को जिसको जानते भी नहीं हैं तो उनको भी ओ भाई कैसे हो, और उनको भी बहुत ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। और ऑफन क्रूड, उनका जो मिलने का जो वो स्टाइल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूड होता है, ठीक है जी। अब अक्सर हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं ना कि अनफेमिलियर होते हैं और तो हम थोड़ा सा एक नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए जी आप कैसे हैं जी, एक रिस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो मतलब इस तरीके से बात करते हैं ना कि वो बिल्कुल जैसे अक्सर पश्तो में अक्सर लोग कहते हैं ना वे लोग का लवड़ा संगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्रूड किस्म के अल्फाज यूज़ करना, ठीक है जी। अच्छा, सेक्सुअल टॉक ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट एंड प्रोपोजेस टू स्ट्रेंजर, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे लोगों के अंदर आप लोगों को मैंने कहा था कि जी हाइपर सेक्सुअल होते हैं और अजीब किस्म के जुमले कसते हैं लोगों के ऊपर जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं, और स्ट्रेंजर्स को जो लोगों को जानते नहीं हैं उनको भी प्रपोज करते हैं। और टॉक एज फ्रेश फ्लट्स फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ऐसे एनर्जी चूँकि ज़्यादा होती है, सेल्फ इस्टीम उनका हाइपर इन्फ्लेटेड होता है और बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है। तो उनकी जो बातों के अंदर एक फ्रेशनेस होती है और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। और वो ये इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं अपनी बड़ाई, अपनी अच्छाई और अपने अच्छे सिफ़ात की जो है वो ज़िक्र करूं, ठीक है जी। फुल ऑफ पेप एंड ह्यूमर, यूफोरिया एंड सोशबिलिटी, ऐसे लोग जो है मतलब बड़े पेप और ह्यूमर से भरे होते हैं, शौक़ होते हैं, चंचले होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, मज़ाहिया होते हैं और उनके अंदर बड़ा एंथुसियाज्म होता है, ठीक है जी। इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, ऐसे लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। और मैंने प्लान्स टू बिकम रिच एंड फेमस, और उनके बड़े प्लान्स होते हैं कि वो रिच हो जाए और फेमस हो जाए। और इस तरह के जो ये प्लान अक्सर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि कभी कभार ये तो रिच और फेमस के लिए होते हैं, लेकिन अक्सर फिर मैनिया के अंदर जो प्लान्स करते हैं ना उसके अंदर फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देना, किसी वो एक प्लान बनाते हैं। उनके माइंड के अंदर ये होता है ना कि मतलब अक्सर वो इस माइंड के बन जाते हैं कि मैं कोई ऐसा काम कर लूँ कि मतलब जो बड़े अरसे तक रह जाए, और वो उनकी कैपेसिटी के अंदर नहीं होती, सही है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई काम कर दो कि सपोज़ कोविड-19 है, ये ख़त्म हो, ठीक है। अब ये पैसे देना शुरू कर देगा, भाई वैक्सीन ख़रीद लो, और उसके लिए फिर कोशिश करेगा कि करोड़ों अरबों जो अरबों रुपए हैं वो पैदा करे उसके लिए और डोनेट करे, क्योंकि वो कर नहीं सकता, वो प्लान उनका अक्सर फिर फेल हो जाता है, ठीक है। पुअर जजमेंट इन्वॉल्व विद स्कीम इन विच जॉब, फाइनेंशियल और मैरिज इज़ डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऐसे लोगों की जजमेंट पुअर होती है, ज़ाहिर सी बात है वो उनकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती। जब कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है और उनके ऊपर उनकी जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, हाइपोमेनी के अंदर स्पेसिफिकली थॉट कंटेंट का फिर इशू स्पेशली आता है मैनिया के अंदर, लेकिन थॉट प्रोसेस के अंदर इशू होता है, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती। तो उसकी वजह से ऐसे लोग मतलब सिचुएशन को सही तरीके से जज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से फिर वो जॉब को छोड़ देते हैं, अपने फाइनेंसेस को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट हो जाते हैं, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और फिर मतलब अपने जॉब को भी कहते हैं कि यार छोटी सी जॉब, मतलब मैं अब 50,000 रुपीज़ की मैं जॉब करूँगा, जाओ यार जाने दो, नहीं करता।
ठीक है, वो छोड़ देते हैं। या फिर मतलब उसके अंदर ये है कि जी मैरिटल लाइफ जो है ज़ाहिर सी बात है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अच्छा जी, हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिच एंड फेमस वर्ल्ड वाइड फ़ोन कॉल्स, ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि जी रिच और फेमस लोगों के साथ वो इन्वॉल्व हो, और अगर नहीं भी हो तो फिर भी वो मतलब ये क्लेम करते हैं कि जी मतलब उनको तो भाई कोशिश करते हैं कि जी वो सारे जहाँ जहाँ भी उनके ऐसे लोगों से कोई रब्ता हो सकता है, और अगर नहीं भी हो सकता तो वो ये क्लेम करते हैं कि जी भाई मेरे इस तरह के रिलेशनशिप है। और ज़ाहिर सी बात है इसलिए करते हैं कि मतलब वो अपने आप को ग्रैंड बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, फिर लोगों को इस तरीके से वो बातें बताते हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो है डिक्रीज़ अटेंशन स्पैन। ऐसे लोगों का अटेंशन स्पैन बड़ा कम होता है, बड़े ओवर एक्टिव होते हैं, बिजीली प्री ऑक्यूपाइड विद ग्रैंडियोस प्लान, ठीक है। ऐसे लोग जो ग्रैंडियोस प्लान्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, उनको इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, और गोज़ फ्राम वन एक्शन टू द नेक्स्ट। जैसे पहले आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जी ऐसे लोग मतलब ग्रैंडियोस प्लान्स के अंदर होते हैं, डिल्यूजन्स के अंदर नहीं होते, उनको डिल्यूजन्स नहीं होते, लेकिन ग्रैंडियोस प्लान करते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जी मतलब ये कहते हैं कि जी मैं दुनिया से या पाकिस्तान से कोविड ख़त्म कर दूँ, ठीक है। फिर इस तरह के प्लान्स उनके माइंड के अंदर आते हैं, और फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो चूँकि कंप्लीट नहीं होते, वो उसके लिए सपोज़ वो बजट नहीं कर पाते, तो फिर वो दूसरा कोई प्लान बनाते हैं कि जी अब मैं कोई रिलीजियस एफिलिएशन लेना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान का, फिर वो उनको नहीं मिलती, फिर दूसरे इस तरीके से फिर किसी दूसरे मतलब एक्शन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, increase sexual appetite, sexually irresponsible and indiscreet, illegitimate pregnancies, increase incidences of venereal diseases, और सेक्स यूज फॉर एस्केप नॉट फॉर रिलेटिंग। अच्छा जी, अब ऐसे लोग जो है हाइपर सेक्सुअल होते हैं और इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कोई मतलब तमीज़ ही नहीं होती, इनडिस्क्रीट होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर कि जी मतलब हु इज़ हूँ एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर इवन मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अगर इस तरह है तो फिर ये इलेजिटिमेट प्रेगनेंसीज और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से होता है। अच्छा जी, फिर ऐसे लोगों को वोराशियस एपेटाइट होता है, मतलब एकदम से जो है उनको अजीब किस्म की एकदम से एक झटका सा लगता है भूख का, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख के जो है उनको एपिसोड्स आते हैं और एकदम से उनको एक अर्ज करता है, ठीक है। और ऐसे लोग फिर गॉबल्स फूड ईट्स ऑन द रन, और मतलब सही तरीके से अब वो खाना किस तरीके से खाते हैं, जैसे पाकिस्तानी किसी जगह जाते हैं ना आप, जलसों जुलूसों में देखते हैं, सही है, उनको खाना कहीं पे नहीं मिलता तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ करके, आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा, वो खा रहे होते हैं। और कैसे खा रहे होते हैं, आधा गिर रहा होता है मुंह से, आधा नीचे गिर रहा होता है, आगे मुंह में ले करके जाते हैं, और सही तरीके से चबाते भी नहीं हैं। तो वो जब सही तरीके से आप चबाते नहीं हैं, कहते हैं गॉबल फूड, कि आप जल में होते हैं, ईट ऑन द रन। मे गो विदाउट स्लीपिंग अनअवेयर ऑफ फटीग। ऐसे लोगों को फटीग चूँकि नहीं होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर होती है और डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होते हैं, तो वो सोते नहीं हैं। फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा फजूल खर्च होते हैं, ठीक है जी। बाइंग स्प्रीज होते हैं उनको, ठीक है जी, मतलब बाइंग स्प्रीज मीन कि जी उनको वो झटके से पड़ते हैं, सही है, ख़रीदारी की, ठीक है। पेरियान पे राज़ी, बस उनको ये चपे पे राज़ी, बस बाइंग चपे जो है वो आगा पे राज़ी, सही है। बाइंग स्प्रीज गिव्स मनी एंड गिफ्ट्स फ्रीली, लोगों को जो है वो पैसे और जो गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा फ्रीली, मतलब ये ऐसे लोग जो हैं फिर इस तरह हो जाते हैं ना कि गिफ्ट्स देना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से मैं लोगों को मतलब सखी किस्म के हो जाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पैसे लोगों को देते हैं। गोज़ एंड टू डेट ईजीली, कर्ज़े ज़्यादा ईजीली देते हैं, ठीक है जी, और ज़्यादा भी देते हैं, ठीक है। आप उनसे अगर कहें कि भाई मुझे 2000 रुपया चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, कोई ईद की शॉपिंग करनी है, तो कहेंगे यार छोटे आदमी हो ना, छोटी सी बातें करते हो, अब ईद के लिए तुम 2000 रुपये 5000 रुपये लोगे, लो यार ये 5 लाख रुपये लो, छोटे बातें मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो है अपनी बढ़ाई के लिए फिर कुछ भी कर लेते हैं,
सही है। और इसकी वजह से ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा जी, वियर्स एक्स्ट्रा वेजेंट ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। ऐसे लोग अक्सर जो है जो उनकी जो क्लॉथ्स और ज्वेलरी होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, मतलब मौका महल के मुताबिक नहीं होती। सही है कि मतलब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई फॉर्मल किस्म का आपने वहाँ पे आपकी बैठक है और वहाँ पे जो है आप पार्टी ड्रेस में आप बहुत ज़्यादा शौक किस्म के कपड़ों में जा रहे हैं और उसमें आपने कोई पार्टी वाला माहौल बनाया हुआ है। सही है। तो इनअप्रोप्रिएट क्लॉथ्स होते हैं या फिर मतलब मौसम के मुताबिक उनके क्लॉथ सही नहीं होते। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के अंदर जो है वो उन्होंने 3 पीस भी पहना हुआ है, ऊपर से कोई कोट शॉट भी डाला हुआ है। ठीक है। फिर ऊपर से टाई भी लगाई हुई है। ठीक है। कोई वो नहीं है। ठीक है। या फिर जिस तरीके से ख़वातीन हैं तो फिर 2-3 तरह के जो है वो कपड़े पहनते हैं गर्मियों के अंदर या फिर सर्दियों के अंदर इनअप्रोप्रिएट की जी बहुत ज़्यादा नरम किस्म के कपड़े या फिर बहुत ज़्यादा तो इस तरीके से कि या तो आपके क्लॉथ जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैनिया। अच्छा, मैनिया के अंदर जो है एक मेन चीज़ के लेबाइल मूड होता है। सही है, पेशेंट का कि एकदम से वो हंसता मुस्कुराता आता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को बड़ी मतलब लेबैलिटी होती है मूड के अंदर। इनअप्रोप्रिएट इन इंट्रूसिव बिहेवियर। ऐसे पेशेंट्स का जो बिहेवियर होता है बड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है और इंट्रूसिव होता है। इंट्रूसिव मीन कि जी बड़ा मतलब दखल अंदाज़ी करते हैं। सही है, लोगों के कामों के अंदर। और फिर ज़ाहिर सी बात है एक किस्म का उनके बिहेवियर के अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है, उनके एक्शन के अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है। स्पीच प्रोफैन एंड क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स। ठीक है जी। ऐसे लोगों का जो स्पीच होता है ना वो मतलब अखलाकी तौर के ऊपर जो गिरावट का शिकार होता है, वो स्पीच उनका मतलब अखलाकी तौर के ऊपर गिरा होता है। ठीक है। हद तक आमेज़ होता है। एंड क्रूड सेक्सुअल रिमार्क, ऐसे लोग अगेन वो जो पहले वाले की जी सेक्सुअल रिमार्क्स पास करते हैं और बड़े ऑफ क्रूड होते हैं। फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ में हैविंग क्लैंग एसोसिएशन, इनको भी मतलब फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं और क्लैंग एसोसिएशन होते हैं। वो भी वही मतलब करते हैं कि जी मतलब अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड जो है उस तरीके से अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। गुड ह्यूमर टर्न्स इनटू rage and hostility, especially when not getting his way or controls are set. Quick shifts in mood, hostile to docility. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम के ऊपर अच्छा खासा मतलब मजाक कर रहा होगा, खुश होगा और एकदम से शदीद किस्म के गुस्से में मतलब एक 3rd डिग्री एंगर के अंदर चला जाएगा और दुश्मनी के ऊपर उतर आएगा। तो जब वो अपने चीज़ों को नहीं अचीव कर सकता, किन चीज़ों को अचीव नहीं करता, उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते, उनके बातें आप नहीं सुनते। ठीक है। या फिर उनको ऊपर कोई कंट्रोल सेट करते हैं कि जी ये मतलब क्या फजूल खर्ची कर रहे हो, ये ड्रेस के हवाले से किसी भी चीज़ के हवाले से आप उनके ऊपर कोई लिमिट सेट करते हो तो फिर पेशेंट जो है एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से। क्विक शिफ्ट्स एंड मूड, हॉस्टाइल टू डोसेलिटी, दैट इज़ व्हाट की जी वो लेबलिटी होती है उनके मूड के अंदर की जी एकदम से जो है हॉस्टाइलिटी होती है और फिर मतलब हॉस्टाइल होते हैं, दुश्मनाना होते हैं, एकदम से जो है डोसेलिटी के अंदर चले जाते हैं, दोस्ताना हो जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को अब मैनिया का और हाइपोमेनिया का आपको जैसे मैंने बताया कि मैनिया और हाइपोमेनिया के अंदर बेसिकली वही है कि डिफरेंस के मैनिया के अंदर फिर क्या होता है हमारे पास साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, हाइपोमेनिया के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। एलेटेड मूड ज़रूर होता है, बाकी सिम्टम्स ज़रूर होते हैं लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। इसके अंदर क्या है, मैनिया के अंदर के कुछ साइकोटिक फ़ीचर्स होते हैं। इसके अंदर एक हमारे पास क्या है, ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स है कि पहले तो वो सिर्फ आइडियाज़ ऑफ ग्रैंडियोसिटी अगर उनको हो रहे थे या ग्रैंडियोसिटी के प्लान्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो मतलब ठीक ठाक से डिल्यूजन्स उनको हो रहे होते हैं। तो डिल्यूजन हमारे पास क्या है, साइकोटिक फीचर्स है। तो डिल्यूजन क्या है, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीव्स। उनको ऐसे ग्रैंडियोसिटी की थिंकिंग होती है, फर्म बिलीव होता है और आप उसको शेक भी नहीं कर सकते। आप उनको कहें, वो कहेगा कि मैं जी पूरी दुनिया का बादशाह हूँ,
आप उनको अगर कंट्री एविडेंसेस दे आप उनको परसू या कायल नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है, ठीक है, मैं कोई रिलीजियस लीडर हूँ, मैं कोई खुदा न खास्ता पैगम्बर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये इसको हम कहते हैं ग्रैंडियोसिटी के डिल्यूजन्स। और डिल्यूजन्स इसलिए हैं कि जी वी कैन नॉट शेक दोज आइडियाज़ डिस्पाइट प्रोवाइडिंग कंट्री एविडेंसेस। जजमेंट ऐसे लोगों का एक्सट्रीमली पुअर होता है क्योंकि उनके फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ सारी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम के ऊपर होती हैं, मतलब हाइपोमेनिया से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम के ऊपर होती है, तो जजमेंट इनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद डिक्रीज़ अटेंशन स्पैन एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इंटेंसिफाई। अब जो पहले हमने कहा था ना हाइपोमेनिया के अंदर कि इनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम होता है, और फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मीन अब डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या है कि आप कोई अपना काम कर रहा है और एनवायरनमेंट के अंदर देखता है लोग कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से वो वाला काम शुरू कर देते हैं, फिर उससे किसी दूसरे काम के अंदर या दूसरे बिहेवियर के अंदर स्विच हो जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के अंदर स्विच हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर ऐसे लोग हमारे पास अगर आप मोटर बिहेवियर के अंदर देखें तो रेस्टलेस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज और क्योटिक होते हैं। जो बिहेवियर उनका होता है बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है, बिज़ार होता है, ऑड होता है, एक्सेंट्रिक होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड ब्रीफली असॉल्टिव व्हेन क्रॉस। ठीक है जी, ऐसे लोग जब आप उनको क्रॉस कर देते हैं, मीन कि जी जब आप उनकी किसी एक चीज़ को अप्रेज़ नहीं करते, आप उनके किसी बिहेवियर को अप्रेज़ नहीं करते, उनके साथ कंफॉर्म नहीं करते, आप उसको मानते नहीं हैं या फिर आप उसको नेगेट करते हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिर वो मतलब असॉल्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, फ़िज़िकली एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एब्यूज़िव हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और फिर अगेन मैनिया के अंदर के टू बिजी फॉर सेक्स, इसके अंदर फिर मज़ीद वो इंक्रीज़ हो जाता है उनका सेक्सुअल एपेटाइट। नो टाइम टू ईट और स्लीप, अब इनके पास तो कोई टाइम ही नहीं होता कि वो खाना खाए, वो तो फुल टाइम मस्ती में होते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एलेटेड होते हैं। टू डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं। सिवियर हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस कैन रिजल्ट इन एग्जॉशन, और इतने हाइपर एक्टिव फिज़िकली और मेंटली इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इतने इंथुसियाज्म, मैनिया और इन सारी चीज़ों के अंदर चले जाते हैं कि इसकी वजह से उनको क्या मेंटल और फिज़िकल फटीग और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से ऐसे पेशेंट को की इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा जी, सेम इज़ हाइपोमैनिक विद फाइनेंसेस बट एक्सट्रीम। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल जो एक्स्ट्रावेजेंसी है तो ये इनकी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपोमेनिया से मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैनिया के अंदर मीन के वही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, और साथ साथ में मज़ीद कुछ सिम्टम्स एसोसिएट हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो क्या होते हैं, साइकोटिक फ़ीचर्स होते हैं। तो वो जब साइकोटिक फ़ीचर्स होते हैं और साथ साथ में हाइपोमेनिया के सिम्टम्स मज़ीद एग्रेसिव हो जाए तो फिर उसको कहते हैं कि पेशेंट को मैनिया है। अच्छा जी, फिर असेसमेंट ऑफ डिप्रेस, अब डिप्रेशन के सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। ठीक है जी, सिम्टम्स फॉर द डिप्रेस साइकिल ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेस्ड आर द सेम एज द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन, द डिफरेंस इज दैट द बाइपोलर पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स वही होंगे, लेकिन पेशेंट अगर डिप्रेशन के अंदर आता है, सपोज़ फर्स्ट टाइम किसी क्लिनिक के अंदर आता है, किसी हेल्थ केयर वर्कर के पास आता है, तो अगर वो करंटली डिप्रेशन के अंदर है तो बाइपोलर की डायग्नोसिस उसकी नहीं बन सकती अनटिल एंड अनलेस कि जी उसको पहले उसका डायग्नोज ना हुआ हो जी। तो एक एपिसोड अगर मैनिया का पहला हुआ है तो फिर हम उसको, या हाइपोमेनिया का हुआ है तो फिर डिसऑर्डर का, और साइन सिम्टम्स डिप्रेशन की, मेजर डिप्रेशन की तरह ही है। सही है। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि जी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जी हमारे पास जो DSM 5th
का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हमारे पास हम कहते हैं ना कि बाइपोलर 1 का बाइपोलर 2 का किस तरह से क्राइटेरिया होगा। तो उसके अंदर हमारे पास जो मैनिया के सिम्टम्स हैं ना, मैनिया के सिम्टम्स में से मैनिया और हाइपोमेनिया के, अब इसके अंदर कुछ हमारे पास जो सिम्टम्स है 7 सिम्टम्स है, फिर डिप्रेशन के कुछ 8 सिम्टम्स है, और वो कुछ ख़ास टाइम के लिए हो तो तभी वो क्राइटेरिया DSM 5th एडिशन है। ये जेनरिक वाले इनके आपके कोर्स का जो DSM 4th एडिशन का लिया गया है, लेकिन अब चूंकि 5th एडिशन है इन, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर 7 सिम्टम्स है कि डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, या मतलब इंक्रीज टॉकेटिवनेस, रेसिंग थॉट्स, या डिस्ट्रैक्टेड इजीली, या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जैसे हमने डिस्कस की, इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है, ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर, या एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट होल्ड द पोटेंशियल फॉर पेनफुल कंसिक्वेंसेस, ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके अंदर मतलब पेनफुल कंसिक्वेंसेस का आना फॉर श्योर होते हैं, जिस तरीके से अनरिस्ट्रेंड बाइंग स्प्रीज, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके फाइनेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम नंबर 7 के ऊपर, या ग्रैंडियोसिटी। तो ये 7 साइंस है। फिर डिप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि डिप्रेस मूड हो मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे। सेकंड के ऊपर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। फिर थर्ड के ऊपर क्या है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस और डिक्रीज और इंक्रीज इन एपेटाइट। फिर फोर्थ के अंदर एंगेजिंग इन पर्पसलेस मूवमेंट सच एज पैसिंग द रूम। फिफ्थ के अंदर क्या है फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। फिर सिक्स के अंदर क्या है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। 7 के ऊपर डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट और इनडिसिसिवनेस। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की हैं डिप्रेशन के अंदर। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान और अ सुसाइड अटेंशन, कि मतलब स्पेसिफिक प्लान उनके पास नहीं हो लेकिन सुसाइडल आइडिएशन हो, और या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करे। तो 8 के ऊपर ये हैं। तो इन 8 में से हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, लेकिन स्पेशली इसका जो बाइपोलर की जो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो डायग्नोसिस बनती है तो अक्सर मैनिया के बेस के ऊपर बनती है। ठीक है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया था कि उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स हो तो हमारे पास मेजर डिप्रेशन होगा। लेकिन अब मैनिया के अंदर जैसे आपको मैंने सिम्टम्स बता दिए, तो मैनिया के सिम्टम्स में से अगर जिस तरीके से जो 7 सिम्टम्स है, इन 7 सिम्टम्स में से अगर 4 सिम्टम्स हो, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो हमारे पास अल्टरनेट होते हों मेजर डिप्रेशन के साथ, तो वो फिर क्राइटेरिया बनता है बाइपोलर 1 का। मीन वही मैनिया है, लेकिन मैनिया के अंदर क्या जो हमने 7 सिम्टम्स पढ़े उसमें से 4 सिम्टम्स हो कम से कम 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो अल्टरनेट करे मेजर डिप्रेशन के साथ, तो बाइपोलर 1 है। ठीक है, फिर बाइपोलर 2 कब होगा कि इनमें से 3 सिम्टम्स हो विदाउट साइकोसिस, इसके अंदर साइकोटिक फीचर्स ना हो, कि मतलब डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ये चीज़ें ना हो, और जब वो अल्टरनेट करते हैं हमारे पास मेजर डिप्रेशन के साथ, तो फिर वो क्राइटेरिया है DSM 5 का बाइपोलर 2 के लिए। फिर साइक्लोथेमिया के लिए क्या है। अब साइक्लोथेमिया के अंदर जाहिर सी बात है कि 2 से कम और 2 से ज़्यादा और 4 से कम, मतलब 3 सिम्टम्स हो डिप्रेशन की, सही है, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हो, चाहे और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है मोस्टली लेस सीवियर होते हैं चूँकि डिस्थेमिया होता है, और 3 सिम्टम्स होंगे हमारे पास हाइपोमेनिया के, सही है, और 4 डेज़ के लिए एटलीस्ट हाइपोमेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो 4 दिन के लिए परसिस्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जाहिर सी बात है जो डिस्थेमिया है वो ज़्यादा टाइम लेगा, फिर वो अगर हाइपोमेनिया जाएगा तो कम से कम 4 दिन के लिए तो हाइपोमेनिया बरकरार रहना चाहिए, तो कम मतलब एटलीस्ट 2 साल तो इस डायग्नोसिस के अंदर लगेंगे, तो मतलब इस बीमारी का कम से कम 2 साल होंगे। ठीक है, तो तभी डायग्नोज होगा साइक्लोथेमिया, क्योंकि मतलब हमारे पास डिस्थेमिया का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास क्या है ज़्यादा है।
ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस देख लीजिएगा कि आसान सी है कि रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस के ऐसे पेशेंट जो कि मैनिया के अंदर होते हैं तो वो दूसरों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं, मारते हैं और बहुत ज़्यादा एब्यूजिव फिज़िकली वायलेंट हो जाते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपने रिश्तेदारों को मारते हैं, अटेंडेंट्स को मारते हैं। रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस का भी इस तरीके से होता है कि मतलब पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन होते हो या फिर मतलब मेजर डिप्रेशन के अंदर है तो जाहिर सी बात है फिर उनको सुसाइडल आइडिएशन होंगी। रिस्क फॉर इंजरी डेफिनेटली अगर वो मैनिया के अंदर है, मैनिक है, तो फिर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी की वजह से भी और फिर साइकोटिक फीचर्स की वजह से भी, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस डेफिनेटली, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट, और इसको 2 पार्ट 3 पार्ट आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। और मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी यू नो वेरी वेल। ठीक है जी। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, सेल्फ केयर डेफिसिट और इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, वट एवर इट इज़। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए आप जो है गोल्स के ऊपर। आपका गोल क्या क्या होने चाहिए? द क्लाइंट एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिजिकल इंजरी। ठीक है जी। आपका क्या गोल होना चाहिए कि पेशेंट हमारे पास किसी फिज़िकल इंजरी का जो है अच्छा कि मतलब कोई फिज़िकल इंजरी ना हो। हैज़ नॉट हार्म्ड सेल्फ और अदर्स। ठीक है, ये गोल होना चाहिए कि अपने आप को दूसरों को नुकसान। इज़ नो लॉन्गर एग्जिबिटिंग साइन ऑफ फिजिकल एजिटेशन। ईट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट, ही हमारे गोल के अंदर होना चाहिए। एंड स्नैक्स टू प्रिवेंट वेट लॉस एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है जी। फिर क्लाइंट जो है अगेन क्या होने, वर्बलाइज इन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो तब ये होगा कि we cannot counsel the patient। सही है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन बिहेवियर्स। अगेन जब मैनिया से निकलेगा, स्पेशली पेशेंट जो बाइपोलर 1 का पेशेंट है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि जी व्हेन रिसेप्टिविटी, व्हेन द पेशेंट गेन्स रिसेप्टिविटी। ठीक है जी। आफ्टर दैट ये चीज़ें हम प्लान करेंगे, तो ये हमारे गोल्स के अंदर डेफिनेटली शामिल होता है। डज नॉट मैनिपुलेट अदर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओन नीड्स। और अक्सर ऐसे ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर लोग होते हैं या स्पेशली जो मैनिक एपिसोड में होते हैं, तो अपने नीड्स की तशफ़ी तसल्ली के लिए, उनको पूरा करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। तो कम अज़ कम वो चीज़ ना हो, गोल के अंदर हमारा ये होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरों के साथ उनका इंटरेक्शन ठीक हो। सही है। ये हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है कि जी हमका फर्म अप्रोच होना चाहिए और काम होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मतलब एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। शॉर्ट एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन। ऐसे लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमें बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ब्रीफ बात उनके साथ करनी चाहिए। ठीक है जी। रिमेन न्यूट्रल, अवॉइड पावर स्ट्रगल। आपने न्यूट्रल रहना है और उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और कंसिस्टेंसी, ये तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बार बार कहा जाता है कि जी कंसिस्टेंसी एंड अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट हो पेशेंट के साथ जब आप उनको डील करते हो, कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो। और एक जैसे आप एक मरतबा जाते हैं पेशेंट को गुस्सा करते हैं, दूसरी मरतबा जाते हैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो करती हैं, तो मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो यू शुड हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। हैव फ्रीक्वेंट स्टाफ मीटिंग टू प्लान कंसिस्टेंट अप्रोच। सेट लिमिट एंड टेल इन कंक्रीट टर्म्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऐसे हमारे पास जो मैनिया के अंदर पेशेंट्स होते हैं, उनके जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इनअप्रोप्रिएट होते हैं, तो उनके ऊपर लिमिट जो है अपने सेट करने होते हैं, ज़रूरी है। और बिल्कुल क्लियर कट उनको कहना होता है कि जी अगर ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हुआ तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अच्छा जी। फिर फर्मली रीडायरेक्ट एनर्जी इनटू अप्रोप्रिएट चैनल्स। ठीक है जी। रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर। अच्छा, अब किस तरीके से हम रीडायरेक्ट करेंगे वायलेंट बिहेवियर को, अप्रोप्रिएट एनर्जी की तरफ कैसे लाएंगे? अब उनको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करें, उनको किसी एक छोटे सी अब और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, तो उनको हम उस चीज़ को एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उनको क्या करेंगे कि भाई वो बहुत उनको कहेंगे भाई एक्सरसाइज करो। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करें, उन वॉक करें। ठीक है जी। वॉक के लिए उनके लिए एक जगह बनाएं। ठीक है, कि उसके अंदर वॉक करें, उसके अंदर जो है वो रनिंग करें। ठीक है। फिर अगर थोड़ी सी उनकी फोकस आ जाती है तो फिर उनको आप कुछ चीज़ें देते हैं। ठीक है। सपोज़ आप उनको कहते हैं कि जी भाई आप कोई कलर्स उनको देते हैं कि जी आपको इसको ऊपर ड्रॉ करें।
ठीक है जी, ड्राइंग करे, पेंटिंग करे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें उनसे आप करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, आप उनको कोई मतलब ऐसे पज़ल्स देते हैं, वो पज़ल्स के अंदर उनको आप मसरूफ़ करा सकते हैं। तो ये सारे अप्रोचेज़ हैं, ठीक है जी। हियर एन एक्ट ऑन लेजिटिमेट कंप्लेंट, और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जो ये तो पागल हैं, ठीक है। पेशेंट्स के लेजिटिमेट कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं कि कोई मतलब फ़िज़िकल उनकी नीड है, कोई खाने की उनकी नीड है, उनको कोई पेन हो रहा है, कोई हो रहा है, तो उन चीज़ों को, लेजिटिमेट कंप्लेंट्स को आप ज़रूर सुनें, ठीक है जी। हर एक चीज़ को जो है आप इग्नोर ना करें। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन इन द एनवायरनमेंट, ज़ाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट को रेस्ट चाहिए होता है, तो जब पेशेंट थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है तो कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलेशन कम से कम हो, ठीक है। कि ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी ऐसा पेशेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप जाते हैं थोड़ा सा, आप घूमते हैं फिरते हैं, एनर्जी शो करते हैं, तो पेशेंट भी इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो आपने एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है उसको कम से कम, उस स्टिमुलस को, जितनी भी स्टिमुलाई है उनको आपने कम से कम रखना है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड सॉलिटरी एक्टिविटीज़ विद स्टाफ, कोशिश करें कि जी अकेले में जो एक्टिविटीज़ है, जो स्टाफ है जो उनको रिहेबिलिटेट करते हैं उनके साथ बिल्कुल अकेले में वो एक्टिविटीज़ करें, ताकि वो ज़्यादा मतलब झुरमट में ना जाए ऐसे पेशेंट्स के पास या फिर ऐसे लोगों के पास के जहाँ पे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो और फिर से जो है वो अपने हाइज़ के अंदर जाए, ठीक है जी। हाई कैलोरी प्रोटीन, फिंगर फूड या स्नैक्स, ठीक है जी, और ड्रिंक्स उनको देनी चाहिए ताकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब अपनी एनर्जी, फ़िज़िकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी ख़र्च करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनकी कैलोरी जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है, क्योंकि कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है, ठीक है, और ये आपकी कैटेकोलामाइंस को बढ़ाता है, तो मज़ीद पेशेंट जो है इरिटेबल और मैनिया के सिम्टम्स के अंदर मज़ीद जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, मेक श्योर पेशेंट टेक्स प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, अगेन ये इंटरवेंशन की जी, व्हेन वायलेंट और एक्सट्रीम एजिटेशन यूज़ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, और आप या फिर ऐसे पेशेंट को आप सिक्लूड करते हैं, आप बांध लेते हैं, ठीक है जी, एक जगह के ऊपर आप उसको मतलब सिक्लूड मतलब बांधते हैं, आप चैन करते हैं। प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम गिविंग अवे मनी एंड पोजेशंस, ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा फ़राख दिल होते हैं, लोगों को चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं, अपनी सारी चीज़ें, तो मतलब ऐसे अटेंडेंट को भी बताना चाहिए आपको कि जी पेशेंट को रोके इन चीज़ों से, ठीक है, कि अपनी पोजेशंस, अपनी चीज़ें किसी को ना दे। मॉनिटर लिथियम लेवल्स एंड ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, ऐसे पेशेंट जो कि लिथियम के थेरेपी के ऊपर होते हैं, लिथियम एज अ मूड स्टेबलाइज़र पेशेंट्स को लेते हैं, लेकिन लिथियम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा नैरो है। आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी, आपको थेरेप्यूटिक इंडेक्स का पता होगा क्या होता है, ठीक है, कि आपका क्या होता है कि जी हम कहते हैं कि थेरेप्यूटिक डोज डिवाइडेड बाय लीथल डोज, इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो सपोज़ एक मेडिसिन है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मतलब अगर आप ज़्यादा भी आप उस मेडिसिन को ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सपोज़ अब आप पेनाडोल का ले लें तो उसका टॉक्सिक डोज कहीं 10 ग्राम से भी ऊपर है, ठीक है, तो आप अगर 10 गोलियां भी खाएं तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन लिथियम का आप थेरेप्यूटिक डोज सपोज़ आप कहते हैं कि जी 25 मिलीग्राम आप ले सकते हैं, ठीक है जी, और फिर अगर वो आप 30 कर दे तो वो आपका लीथल डोज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मेडिसिन का अगर मतलब थेरेप्यूटिक डोज सपोज़ 25 मिलीग्राम है, लीथल डोज 30 मिलीग्राम है, इसका मकसद ये कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा नैरो है, तो ऐसे मेडिसिन को बड़े कॉशन के साथ देना है कि मतलब आप 1 से 2 टैबलेट्स देते हैं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सेम इज़ द फिनोमिना विद लिथियम कार्बोनेट, तो मतलब यू शुड हैव टू ऑब्जर्व फॉर द साइन, आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। एंड द टॉक्सिसिटी लेवल यू शुड हैव टू मॉनिटर सीरम लिथियम लेवल। सुपरवाइज हाइजीन एंड चॉइस ऑफ क्लॉथिंग ज़रूरी है। गिव सिंपल स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हेन एबल टू लर्न, टीच अबाउट डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन एंड कम्युनिटी एजेंसीज। जब पेशेंट रिसेप्टिविटी के अंदर आ जाए तो उनको बताना है कि जी आप कहाँ से आप मदद ले सकते हैं, आप बीमारी आपकी क्या है, मेडिसिन आपने कैसे लेनी है,
हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट जो आपको कम्युनिटी के अंदर जो रिसोर्सेज आप फ़ायदा ले सकते हैं, उन सारे के बारे में बताएंगे। अच्छा जी, साइकोफार्माकोलॉजी फिर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अपनी जो साइकोफार्माकोलॉजी का हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमारे सारे हैं कि जी एंटी डिप्रेसेंट है, उसके अंदर एंग्जाइटिक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स है, उसके अंदर क्या एंटी साइकोटिक्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है सारे हैं। तो एंटी साइकोटिक्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, स्पेशली जो है रेस्पेराडोन, ठीक है जी, और ओलानसेपिन। फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं ताकि पेशेंट काम एंड क्वाइट हो जाए। मूड स्टेबलाइज़र्स के अंदर हमारे पास लिथियम कार्बोनेट एक टिपिकल मूड स्टेबलाइज़र है, ठीक है। और एज अ मूड स्टेबलाइज़र एंटी कन्वल्सेंट्स पेशेंट को एडवाइस की जाती है, ठीक है जी। उसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ मेडिकेशन है उसके अंदर कार्बामाज़पिन है, वाल्प्रोइक एसिड है और लेमाट्रोजीन है, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर जो लिस्ट यूज़ होते हैं जो एंटी कन्वल्सेंट एज मूड स्टेबलाइज़र, उसके अंदर है गाबापेंटेन है, फिर उसके बाद जो है ऑक्सकार्बाज़ेपिन है, फिर टाइगबिन है और टोपरामेट है। लिस्ट कॉमनली यूज ये एंटी कन्वल्सेंट्स हैं। अच्छा जी, फिर लिथियम आपने देखना है कि बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता कम्प्लीटली। 80% जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं और किडनी उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो और इसका काम क्या होता है कि जी अब डिटेल के अंदर फिर हमारा साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेवल आउट करता है। फिर लिथियम के हमारे पास क्या है कि मतलब उसके अंदर मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट, ठीक है जी, फाइन हैंड ट्रेमर्स आपको होते हैं, वेट गेन होता है सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से, नौसिया, पॉलीडेप्सिया, पॉलीयूरिया और एडिमा, ठीक है जी। फिर टॉक्सिसिटी के अंदर हमारे पास ड्राउजीनेस है, स्लर्ड स्पीच है, फिर एटैक्सिया है। बाकी चीज़ें तो आप जानते होंगे, पॉलीडेप्सिया आपको ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन, पॉलीयूरिया ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है जी। फिर ड्राउजीनेस, स्लर्ड स्पीच जानते होंगे। एटैक्सिक गेट क्या होता है कि जी आप बिल्कुल सही तरीके से मतलब एक सीध में आप नहीं जा सकते, एक साइड दूसरी साइड के ऊपर आप गिरते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एटैक्सिक गेट, ठीक है जी। और मसल स्पाज़म, ड्यू टू द मसल स्पाज़म एंड ड्यू टू पार्टली ड्यू टू दैट ड्राउजीनेस, ठीक है जी। डिजीनेस, स्टूपर हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप लेते हैं, और उन कन्वल्शंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है जी। लिथियम के लिए आपके जो नर्सिंग इम्प्लिकेशंस है वो क्या है कि जी मील के साथ आपने देना है, ठीक है जी। सीरम लिथियम लेवल्स एटलीस्ट ट्वाइस वीकली, ठीक है जी, देन मंथली, ठीक है। इनिशियली थेराप्यूटिक लेवल्स 0.5 to 1.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं। इससे अगर बढ़ जाती हैं तो आपने फिर उसको रिपोर्ट करना है और मेडिसिन। टीच पेशेंट टू मेंटेन अ नॉर्मल साल्ट इंटेक, ठीक है जी, ज़्यादा आपने साल्ट नहीं देना, ठीक है जी, और नॉर्मल साल्ट इंटेक रखना है आपने। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि पेशेंट पानी पिए, ठीक है जी। क्लाइंट फैमिली की एजुकेशन के हवाले से ये आगे हमारा जब हम थेरापीज़ के ऊपर बात करेंगे तो उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें कि क्लाइंट फैमिली एजुकेशन के अंदर आपने उनको क्या बताना है, नेचर ऑफ द इलनेस के हवाले से कि उनके कॉजेज़ क्या है और बीमारी किस तरीके से हैं, किस तरीके से ये साइक्लिक नेचर की है, कैसे ये बदलती है, सिम्टम्स डिप्रेशन के क्या हैं, मैनिया के क्या है, ठीक है जी। और आपने फैमिली को बताना है कि किस तरीके से आप सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है जी कहाँ से आपको मिल सकती हैं सर्विसेज, ठीक है। मतलब अब उसके अंदर जिस तरीके से क्राइसिस हॉटलाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 24 आवर सर्विस होती हैं जिसके अंदर जो है आपके पास जो वो सर्विसेज होते हैं उनका एक आपका कांटेक्ट होता है जो कि मतलब विदाउट कॉन्टैक्टिंग टू मैनी एक्सटेंशंस आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप जो है उसके ऊपर कॉल करते हैं। जिस तरीके से आप 1112 पर कॉल करते हैं, ठीक है, 911 के ऊपर कॉल की जाती हैं, तो इस तरीके से उनका भी एक हॉटलाइन होता है और वहाँ से जो है आपको मतलब क्राइसिस के सिचुएशन के अंदर और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपको हेल्प मिल सकती हैं। फिर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो कि मेंटली इल होते हैं। फिर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की जाती है। लीगल फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको कहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है, वो उनको सबको मतलब ये सारी चीज़ें अटेंडेंट को, फैमिली को बताना होता है कि कहाँ से आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक क्रोनिक डिबिलिटेटिंग डिजीज़ है और
एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस जो है बाइपोलर डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। 2 के रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट 4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक भी यूथैमिक रहे, नॉर्मल मूड के अंदर रहे, लेकिन रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए ट्रीटमेंट जो है इसकी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है बाइपोलर डिसऑर्डर की। 2 साल से ज़्यादा तक जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती रहती है, मेडिकेशन और साथ साथ में बाकी रिहेबिलिटेशन। तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को कहना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है जी।